साक्षरता अभियान। क्या कोरोना और वैक्सीन। मेरा पहला सवाल डॉक्टर कुमार आपसे है कि आज का जो अपडेट है वो ये है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो भी एसिम्टोमेटिक पेशेंट हैं उनके लिए जो कुछ दवाओं और उपचार की जो लिस्ट थी उसको उन्होंने हटा दिया है और उनका ये कहना है कि आप घर पे ही ठीक हो सकते हैं अगर आप प्रॉपर केयर लें। दूसरा कि किसी भी पेशेंट को या किसी भी व्यक्ति को, जैसे कि हम सभी को पता है कि ये बीमारी, ये वायरस अपने आप को लगातार इवॉल्व कर रहा है, तो वैसे में किसी भी व्यक्ति के लिए ये वो कौन से लक्षण हैं जिसके आधार पे उसे ये तय करना चाहिए या उसके लिए ये कॉल लेने का समय होगा कि अब वो एसिम्प्टोमेटिक्स है या अब वो माइल्ड सिम्टम्स का पेशेंट है या अब वो गंभीर है, उसे डॉक्टरी सलाह की जरूरत है। डॉक्टर कुमार। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा कि होम केयर में क्या सावधानी बरतनी चाहिए और माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर जो डिजीज है कोविड का वो क्या है, और जो रिसेंट गाइडलाइन आई है भारत सरकार की, आईसीएमआर की, वो क्या है। तो सबसे पहले होम केयर में हम उन्हीं लोगों को रखते हैं जिनमें जो सिम्टम्स होते हैं वो हल्के होते हैं या माइल्ड होते हैं या एसिम्टोमेटिक होता है, जिसमें सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है, जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 से ऊपर है। होम केयर में कुछ लोग जैसे कि कैंसर के पेशेंट हैं, लीवर डिजीज के पेशेंट हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं, या कोई लंबी बीमारी है, जिनको अनकंट्रोल्ड शुगर है, उनको हम कहते हैं कि भाई आप डॉक्टर की निगरानी में रहिए। यदि आप बिना कंसल्टेशन के होम केयर में रहते हैं और आपको ये सब हाई रिस्क ग्रुप है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। अब ये जो, जैसे कि आपने बताया कि जो बीमारी है उसको 3 श्रेणी में हमने बांटा है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अब मॉडरेट क्या है? मॉडरेट वो लोग हैं जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 से और 93 के बीच में है। और सीवियर कौन है? सीवियर वो है जो 89 से कम, जिनका ऑक्सीजन की जो, यदि हम पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन देखते हैं तो वो सभी लोग जिनका 90 से नीचे ऑक्सीजन सेचुरेशन, वो बहुत ही सीवियर या खतरनाक श्रेणी में आते हैं और उनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता होती है, उनको आईसीयू केयर की जरूरत होती है, उनको ऑक्सीजन बेड पे भर्ती करने की आवश्यकता होती है। इसी के साथ साथ यदि किसी का रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा है, जैसे 30 से ज्यादा है, तो वो सीवियर कैटेगरी में आते हैं। और यदि किसी का सामान्य जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 15 से 20 के बीच में होता है, तो यदि किसी का रेस्पिरेशन 20 से ज्यादा है तो वो फिर मॉडरेट कैटेगरी में आ जाता है, और 20 से नीचे है तो वो माइल्ड है। इसके साथ साथ ही बिल्कुल। बुखार है, यदि किसी को बहुत तेज बुखार है या बहुत ज्यादा सांस में तकलीफ है तो वो सीवियर है। और बच्चों में हमने देखा है कि बच्चों में खास करके ये जो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर का क्लासिफिकेशन है वो बिल्कुल अलग है। कई बार हमने देखा कि बच्चों में पेशेंट्स को सांस में तकलीफ नहीं होती, सांस नहीं फूलता। बच्चों में जो प्रेजेंटेशन है आजकल, जो बच्चे आ रहे हैं उनमें या तो दस्त लग रहे हैं, उल्टी दस्त लग रहे हैं, या उनका जो सेंसोरियम है, जो उनका जो सेंसोरियम को हम हिंदी में बोलेंगे कि चेतना, उसमें थोड़ा सा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहा है। क्या उनमें सीजर्स या जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं ऐसा देखने को मिल रहा है, या उनमें ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, बीपी कम हो रहा है बच्चों का, अचानक डिहाइड्रेशन हो रहा है, हार्ट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और उनमें ऐसी एटिपिकल प्रेजेंटेशन में बच्चे ज्यादा आते हैं। उनमें कई बार हमने देखा कि उनका जो टेस्ट है आरटीपीसीआर वो भी कई बार नेगेटिव होता है, पर उसमें लक्षण क्लासिक होते हैं जो कि कोरोना को जो है इंडिकेट करते हैं कि इनमें कोरोना हो सकता है। तो मेरा सवाल डॉक्टर कुमार से है कि जो तीसरी लहर की आशंका है, जिस तरीके की बातचीत हो रही है, वैसे में हमारे पास बचाव के और अपने आप को सुरक्षित रखने के क्या कारगर तरीके हैं? डॉक्टर कुमार। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अभी इसमें कुछ वीडियो में थोड़ा इश्यू टेक्निकल आ गया, पर जो बच्चों में जो तीसरी लहर है ये, क्योंकि जो भी 18 साल से प्लस कैटेगरी के लोग हैं वो ऑलरेडी वैक्सीनेशन जो प्रक्रिया है वो अभी चालू है, और 45 से ऊपर काफी लोगों को 12% के लगभग टीके लग चुके हैं। तो हम अब ये सोच रहे हैं कि जो आने वाली लहर है वो बच्चों को ज्यादा संक्रमित करेगी, जैसा कि यूरोप में देखने को मिला है, कनाडा में, ब्राजील में, और काफी संख्या में जो बच्चे हैं इंडिया में भी। अभी हम देखें औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट
महाराष्ट्र में काफी बच्चे देखने को मिलेंगे वो संक्रमित हुए हैं, राजस्थान में जी। काफी हुए हैं, दिल्ली में भी हमने देखा है कि दिल्ली में भी पहले हमारे पास वीक में 1 या 2 बच्चे लोकनायक हॉस्पिटल में भर्ती होते थे, अब डेली 2 बच्चे हमारे पास भर्ती हो रहे हैं, और वो जी। बच्चे हैं जिनको की एटिपिकल प्रेजेंटेशन है। तो ये जी। बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों के लिए विशेष ध्यान रखा जाए। उसमें एक और जो सिंड्रोम हमें देखने को मिल रहा है, MIS-C, मल्टी सिस्टम जी। इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन द चिल्ड्रन। उसमें क्या होता है कि बच्चे का चेहरा लाल हो जाता है, शरीर पर लाल रंग के रेड स्पॉट्स आ जाते हैं, उनको गले में तकलीफ होती है, सांस में तकलीफ होती है, जोड़ों में दर्द होता है और उनको बुखार होता है। जी। तो यदि हम ये देखें कि वो बच्चे जो जिनके माता पिता को यदि कोरोना हुआ है और बच्चों में इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, कई बार क्योंकि बच्चे ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, 90% बच्चों में कोई सिम्टम्स ही नहीं होते, और कुछ जी। बच्चों में 100 में से 5 या 10% को कोरोना हो जाता है, और उसमें से भी कुछ परसेंट को कुछ दिनों के बाद MIS-C होता है, जो कि खतरनाक होता है। उसकी वजह से पेशेंट्स जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, और हार्ट, लंग्स, लीवर और नर्व्स वो सारे इन्वॉल्व होते हैं। उसके साथ साथ BP भी कम हो जाता है इन पेशेंट्स का, और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उसको पहचानना कि ये MIS-C सिंड्रोम जो बच्चों में है वो है, पहली बात। दूसरा, यदि उसका ये डायग्नोसिस हो जाता है तो उसके बाद उनका जो ट्रीटमेंट है वो बड़ा सरल है, बड़ा आसान है। उनको हम IVIG नाम का एक इंजेक्शन है वो देते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, और उससे बच्चे ठीक हो जाते हैं। और कुछ बच्चे जो बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं उनको पीडियाट्रिक ICU में या नियोनेटल ICU में रखने की आवश्यकता होती है। सबको नहीं होती, 10 में से 1 होती है। पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 2 से 3% बच्चे ही अभी तक संक्रमित हुए हैं। यदि हम अडल्ट के मुकाबले में देखें या पूरे जो भी पॉजिटिव संख्या है उसके मुकाबले में देखें तो 2 से 3% बच्चे ही संक्रमित हुए हैं, और उसमें से 0.3%, यानी कि उसका 10वां भाग, 3% का 10वां भाग 0.3%, उनको भर्ती करने की आवश्यकता हुई है या ICU की आवश्यकता हुई है। तो इसके लिए कोई भी ज्यादा घबराने का चिंता नहीं है कि भाई आपको हो गया बच्चों इन्फेक्टेड, तो उसमें रिकवरी रेट बच्चों का बहुत अच्छा है। ये हमें आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं, बच्चों का रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, अडल्ट से बेटर रिकवरी है, कॉम्प्लिकेशन कम है। यदि सिर्फ एक ही बात, यदि उनको MIS-C है, MIS-C यदि सिंड्रोम है, उसके लिए हमें ज्यादा सावधानी की आवश्यकता होती है। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण तर्क है। मेयर सुरेश कुमार जी जुड़ चुके हैं। सुरेश कुमार जी, आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको जानकारी होगी कि हमारा ये वेबिनार मुजफ्फरपुर वासियों के लिए केंद्रित है, इसलिए मेरा आपका स्वागत करते हुए मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि वैक्सीन को लेकर समाज के एक हिस्से के मन में जो टैबू या एक भ्रम की स्थिति है, उसे दूर करने के लिए स्थानीय स्तर पर, जागरूकता के स्तर पर आपकी तरफ से क्या कुछ कोशिश की जा रही है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन के प्रति जागरूक हो और अपने बचाव के लिए वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर के जो उनके मन में झिझक है वो झिझक खत्म हो? ऐसा है कि ये बहुत बढ़िया आपने ये भी कोरोना महामारी कोविड-19 का जो प्रकोप हुआ है, इसमें नगर निगम की दायित्व बनती है। हमारे मुजफ्फरपुर में 49 पार्षद है, 49 वार्ड है। हम लोगों ने सभी पार्षदों ने बढ़िया रोल कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, और हम लोगों ने अपने मुजफ्फरपुर क्षेत्र में 16 जगह टीकाकरण का व्यवस्था नगर निगम द्वारा हम लोगों ने किया है। और स्वास्थ्य विभाग ने हम लोगों जी, आवाज आ रही है हमारी? जी प्लीज कैरी ऑन, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है जी। तो 16 जगह हम लोगों निगम क्षेत्र में 16 जगह जो हम लोगों ने जगह प्रोवाइड किया है ये अपने ये DM साहब को, और DM साहब द्वारा वैक्सीनेशन बढ़िया किया जा रहा है। थोड़ी सी भ्रम की स्थिति वो 18 वर्ष और 45 वर्ष ये लेके भ्रम की स्थिति थोड़ा सा पैदा हो जा रहा है, और ये स्वास्थ्य विभाग थोड़ा सा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप मेरी आवाज आप पहुंच रही है तो थोड़ा सा प्रचार प्रसार करने। देखिए, हम लोग का काम है जगह मुहैया कराना, जो जगह मुहैया हम लोग 16 जगह करा दी है, सफाई सैनिटाइजेशन जो भी करना हम लोगों ने कर दिया है, लेकिन वैक्सीन प्रॉपर मुहैया नहीं हो पा रहा है। अब क्या टेक्निकल प्रॉब्लम, आई डोंट नो। उसके बाद जो वैक्सीन का जो 18 वर्ष 45 वर्ष का जो कंफ्यूजन है, स्लॉट बुक करना, ये सब चीज में बहुत कंफ्यूजन हो गया हुआ है।
क्योंकि हम लोग का शहर कुमार जी मेरा मेरा एक सवाल है, वो उपलब्धता जी तो बिल्कुल वो है, मैं बस ये कह रहा था कि शायद आपको जानकारी होगी कि वैक्सीन को लेकर के समाज के कुछ तबके हैं जिनके मन में एक भ्रम की स्थिति है, उनको लगता है कि ये वैक्सीन उनका नुकसान कर सकता है, नो कई यस लोगों यस को यस अलग अलग तरह की उनके मन में आशंकाएं हैं। तो क्या आप उन आशंकाओं और अफवाहों से परिचित हैं और उसको दूर करने के लिए आपकी तरफ से स्थानीय स्तर पे क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? हम लोग खूब परिचित हैं। हम लोग अपने वार्ड पार्षद जो हमारे जिसकी बात कर रहे हैं उन लोग पार्षदों को हम लोगों ने कन्विंस किया है। हमारे जिलाधिकारी महोदय ने परसों ये धर्मगुरुओं को बुला के मीटिंग भी किया है उन्होंने परसों, और वैक्सीन बढ़िया पड़ रहा है। जो आपका आशंका है, आशंका का हम लोग भी दूर कर रहे हैं जो अपना स्तर से हम लोग। ओके, अच्छा कोई ऐसा व्यक्ति या जैसे कई बार हम लोगों ने देखा है कि कुछ कुछ अलग अलग पॉकेट्स में एक बेहद ऑर्गेनाइज तरीके से वैक्सीन के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की गई। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा निहित स्वार्थों के चलते वैक्सीन के प्रति लोगों के मन में एक अफवाहों को या इस तरीके की गलत जानकारियों को भरा। तो ऐसे लोगों को ट्रैक करने के लिए या उस तरह के सोर्स को ट्रैक करने के लिए कानूनी तौर पे या आपकी तरफ से क्या कुछ कोशिश हो रही है ताकि उन लोगों को चिन्हित करके? ऐसा यहाँ कोई शिकायत नहीं आई है जो आप ऐसी बता कोई रहे हैं, शिकायत ऐसा यहाँ कुछ जी नहीं, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला हम लोगों को। ओके, सो शुक्रिया कुमार जी, हम फिर कुछ सवालों के साथ आपके पास दोबारा आएंगे। मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर कुमार की जो वैक्सीन को लेकर के वायरस में म्यूटेशन की जो बात कही जा रही है या जो अफवाह है उसमें कितनी सच्चाई है, और दूसरा कि क्या जो ये अलग अलग जो वेरिएंट्स हमारे सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ जो उपलब्ध हमारी वैक्सीन है उसकी जो एफिकेसी है वो कितना कारगर है, इसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं तो उनके लिए ज्यादा सहूलियत होगी चीजों को समझने में। देखिए, ये जो गलत इंफॉर्मेशन जा रही है पब्लिक में कि यदि हम वैक्सीन ले लेते हैं तो उसके बाद वायरस में म्यूटेशन हो जाता है, उसका जो रचना है वो उसमें बदलाव आ जाता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत खबर है, गलत इंफॉर्मेशन है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने वैक्सीन ले ली, क्योंकि जो जो भी इंडिकेशन है वैक्सीनेशन के वो तभी देते हैं जब या तो उनको एक्सपोजर हुआ ही नहीं है, या हो गया तो उनको हम 2 से 3 महीने के बाद वैक्सीन लगवा रहे हैं, या कुछ को 6 हफ्ते बाद वैक्सीन लगानी है। यदि किसी को कोरोना हो गया तो उसके 6 से 7 हफ्ते बाद हम वैक्सीन के लिए रिकमेंड करते हैं। और एक बार जब आपको इन्फेक्शन हो गया, कोरोना हो गया, तो वायरस नेचुरली आपका क्लियर हो जाता है बॉडी से। और जो भी कई बार रिपोर्ट आ जाती है, फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है, वो इसलिए कई बार आ जाती है कि डेड वायरस होता है, तो वायरस जो है वो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, वो डेड वायरस होता है, उसी वजह से कई बार आरटीपीसीआर की फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है। तो ये जो खबर है बिल्कुल निराधार है, गलत है। आपका दूसरा क्वेश्चन था कि जो भी वैक्सीन है हमारे पास, चाहे वो कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है या स्पुतनिक है या काफी सारी वैक्सीन अब भारतवर्ष में उपलब्ध आने है, वाली जी तो जी क्या वो सभी स्ट्रेन के जो भी म्यूटेंट स्ट्रेन है, जो नई स्ट्रेन आ रही हैं, उनके खिलाफ क्या ये वैक्सीन काम करती है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, ये समझ लेना चाहिए कि जो भी वैक्सीन है वो सारी जो भी वायरस की जो रचना होती है उसमें स्पाइक प्रोटीन होता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, कोर स्ट्रक्चर होता है, सबके विरुद्ध मिला के जब वो एंटीबॉडी बनती है। तो ज्यादातर जो वैक्सीन है वो पूर्ण रूप से नए स्ट्रेन के खिलाफ कामयाब है, उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के लिए सक्षम है, और उनकी जो सफलता की रेट है वो 70 से 80% है। सेफ्टी एंड एफिकेसी अलग अलग हो सकती है, अलग अलग वैक्सीन की, कोविशील्ड की अलग है, कोवैक्सीन की अलग है, स्पुतनिक की अलग है, और बाई एंड लार्ज सारी वैक्सीन ज्यादातर जो स्ट्रेन है उसके खिलाफ सुरक्षित है, काम करती हैं और रिकमेंडेड है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पे भारतवर्ष में जो वैक्सीन बनी है उनकी स्टडी हुई है, उसमें ये देखा गया है कि जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन से काफी ज्यादा संख्या में, काफी बड़ी मात्रा में एंटीबॉडी बनती है और हाईली इफेक्टिव है। दोनों ही सो वैक्सीन, चाहे वो जी कोविशील्ड हो जी या कोवैक्सीन हो, दोनों इफेक्टिव। सो डॉक्टर कुमार, अगर मैं आपकी बातों को समराइज करूं अपने ऑडियंस के लिए तो ये है कि आपको वैक्सीन के नाम के ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी वैक्सीन आपके पास उपलब्ध है, आप उस वैक्सीन के ऊपर किसी भी तरह की अफवाहों को दरकिनार करते हुए अपनी सुरक्षा के लिए जो भी उपलब्ध वैक्सीन है आप उसे जरूर लगवाएं, जैसी आपकी उपलब्धता, जैसे आपके क्षेत्र में आपकी उसकी उपलब्धता सुनिश्चित होती है।
सो डॉक्टर कुमार से मेरा एक सवाल यहाँ पे और है। आमतौर पे ये देखा जाता है कि जब लोग वैक्सीनेशन सेंटर पे वैक्सीन के लिए जाते हैं तो वैक्सीन लेने के तुरंत बाद उनमें एक जल्दबाजी होती है और वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। सो ऐसी स्थिति कई जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि आपको इतनी जल्दबाजी जो है वो नहीं करनी चाहिए। वैक्सीन लेने के बाद आपको कुछ देर के लिए वहां पे रुकना चाहिए। इस बात के पीछे क्या एक लॉजिक है और क्यों वहां पे लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पे वैक्सीन लेने के बाद कुछ देर के लिए रुकना चाहिए? डॉक्टर कुमार, आपकी राय। ये भी एक बहुत ही कॉमन जो प्रॉब्लम है। कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि वैक्सीन लगाया और उसके बाद कुछ लोगों में थोड़ा डर रहता है, कुछ लोगों का बीपी बढ़ जाता है। जैसे ही वैक्सीन लगाया, हमने शॉट लगाया, उसके बाद उनको थोड़ा लगता है कि रेस्टलेसनेस या बेचैनी या लोकल जो इंजेक्शन साइट पे दर्द, या उनको बीपी बढ़ जाता है। जो बहुत जिनका दिल कमजोर होता है उनको ये रहता है कि कहीं उससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कोई रिएक्शन तो नहीं है, कोई एलर्जी तो नहीं। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो रिकमेंडेशन है, गाइडलाइंस है भारत सरकार की, आईसीएमआर की गाइडलाइंस है, वो ये कहती हैं कि जब आप वैक्सीन लेने के लिए जब जा रहे हैं तो उसके बाद कम से कम आप आधा घंटा वहां पे रुकिए। यदि आपको कुछ भी एलर्जी होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो फर्स्ट 20 मिनट्स में या 10 मिनट्स में ही होती है, उसके बाद कुछ नहीं होता, वो पूर्ण रूप से सेफ होती हैं। सो वी रिकमेंड कि जब भी आप वैक्सीन लें, जल्दबाजी ना करें। कम से कम वहां पर इंजेक्शन साइट पे, वैक्सीन साइट पे आप 25 से 30 मिनट तक अवश्य रुकिए। कि आपको कोई चक्कर आता है या कोई रेडनेस है या कोई बीपी शूट करता है, तो वहां पे डॉक्टर होता है, हर एक वैक्सीन साइट पे डॉक्टर भी होता है। तो वो चेक करते हैं और उसके बाद सुनिश्चित करते हैं कि आपका कोई दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट वैक्सीन को लेकर आपके शरीर में, यदि ये नेचुरली कोई भी वैक्सीन 1000 में एक इंडिविजुअल को या एक व्यक्ति को 1000 में एक को हो सकता है कि उसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो, उसको एलर्जिक रिएक्शन हो, उसका बीपी बढ़ जाए या घट जाए। ये संभवतः सभी वैक्सीन के साथ होता है, चाहे वो हेपेटाइटिस की वैक्सीन है या और कोई वैक्सीन है। तो इसलिए जैसे मामूली भी बुखार होना वैक्सीन के बाद, ये भी एक नॉर्मल जो इम्यूनिटी का, जो हमारा जो शरीर में इम्यूनिटी है, वो नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स। रिएक्शन होती है, जिससे कि हल्का जी बुखार बिल्कुल। होता है, नॉर्मल इम्यून रेस्पॉन्स है, जैसे कि आपने कहा। पर ये जो आधे घंटे का हमने बताया है, ये पालन करना इसलिए जरूरी है कि यदि कुछ भी होता है तो वो आपका मैनेज हो सकता है उसी साइट पे, वैक्सीन साइट पे। और उसके बाद यदि आधे घंटे तक आपको कुछ नहीं हुआ तो आगे फिर आपको कुछ नहीं। मेरा सवाल डॉक्टर सुरेश कुमार जी से है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि जो भी वैक्सीन को लेकर के गाइडलाइंस, जो एक सामान्य दिशा निर्देश हम जिसे कहते हैं कि वैक्सीन लेने के दौरान और वैक्सीन बाद की जो सुरक्षा है, जो वैक्सीनेशन केंद्र पे जिसके होने की उम्मीद की जाती है, मेरा सवाल आपसे ये है कि मुजफ्फरपुर जैसे शहर में जहां भी वैक्सीनेशन सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, क्या उन जगहों पे इस तरह के सामान्य दिशा निर्देशों के बारे में आपकी तरफ से लोगों को जागरूक किए जाने की दिशा में कोई कोशिश की गई है? उनको कुछ ऐसी जानकारियां, पैम्पलेट्स या उस तरह की जानकारियां प्रदान की जा रही हैं ताकि लोग इस तरह के डायरेक्शंस को फॉलो करें? नहीं, ऐसा है कि ये चूंकि स्वास्थ्य विभाग हम लोग के यहाँ कार्यरत है, स्वास्थ्य बिल्कुल। विभाग ये चीज जो आपने पूछा है, ये चीज स्वास्थ्य विभाग का काम है, वो लोग कर रहे हैं, अब बखूबी कर रहे हैं। जैसे बिल्कुल। डॉक्टर साहब बताया कि आधे घंटा बैठने का ऑब्जर्वेशन में ये सब चीज का फुलफिल किया जा रहा है, इसमें कहीं से दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। और बिल्कुल। हम लोग तो कैसे उत्प्रेरित करें, कैसे सेंटर में पहुंचाए जनता को, ये सब हम लोग का वर्क है, हमारे पास वर्क है। बिल्कुल। बिल्कुल। और ये जो शुक्रिया। आपने पूछा है वो चीज स्वास्थ्य विभाग को है। बिल्कुल बिल्कुल सुरेश। ओके, सो हम एक चीज पूछनी अपने थी, ये जी एक चीज पूछनी थी बताएं। आपके थ्रू डॉक्टर साहब से, जो हमारे वार्ड पार्षद यहाँ बैठी हुई है, पूछी है कि जी कोवैक्सीन क्या WHO प्रमाणित नहीं है? लोगों में यह भ्रम है थोड़ा सा है। डॉक्टर कुमार, ये सवाल आपके लिए है। देखिए, जो भी वैक्सीन है वो सारी प्रमाणित है। हमने अभी जी देखा कि कुछ लोग, मैडम। यदि कोविड एस्ट्राजेनिका का कुछ देशों के साथ समझौता है। एस्ट्राजेनिका जो कि हमारे भारत में कोविशील्ड जो बन रही है, कोविशील्ड जो है, कोविशील्ड का हमने देखा कि जैसे अभी किसी को ट्रेवल करना है, किसी को यूएसए जाना है, इंग्लैंड जाना है, यूरोप जाना है, तो अभी तक
जो है कोविशील्ड का जो सर्टिफिकेट है कि आपने ये कोविशील्ड ले रखी है, तो उसको वो मानते हैं वैलिड होता है। कोवैक्सीन के लिए भी भारत सरकार वो ही लेवल पर उसकी जो मंजूरी है वो भी मिलने जा रही है। तो ये सब तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कम से कम 100 देशों में कोविशील्ड डॉक्टर ऑलरेडी साहब दे दी जा आज रही है। हमने कोवैक्सीन भारत आज में ही बनी है, कल भारत न्यूज पेपर में पढ़ा, आजकल न्यूज पेपर में पढ़ा है तो भ्रम की स्थिति में पहले पूछा गया था कि ये वैक्सीन लेंगे तो बाहर नहीं जा सकते, ये वैक्सीन लेंगे तो ट्रेवल नहीं कर सकते नहीं, हैं, जैसे मैंने ये सब बताया किस ना चीज कि की जो 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 कोविशील्ड है वो काफी जी। देशों में लग रही है, तो उसका एक सर्टिफिकेट यदि है तो वो सभी एयरपोर्ट पे मान्य होता है। कोवैक्सीन क्योंकि भारत में बनी है, भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाई है, तो इसके लिए जो भी प्रोसीजर है वो चल रहा है, वो उसी के बराबर है। सारा जो प्रक्रिया है दोनों का बराबर है लगभग, पर ऐसा नहीं है कि वो प्रमाणित नहीं है या एक बी ब्रांड या ए ब्रांड में ऐसा कोई फर्क नहीं है। वैक्सीन, हर वैक्सीन का जो साइड इफेक्ट है वो अलग अलग है या शरीर दर शरीर जो साइड इफेक्ट्स हैं वो वेरी करते हैं? हाँ जी हाँ, देखिए कुछ वैक्सीन इसमें डिपेंड करता है कि किस तरह की वैक्सीन है। जो आरएनए बेस्ड वैक्सीन है उनके थोड़ा सा साइड इफेक्ट अलग है, और जो ये हमारा जो वैक्सीन जो भारतवर्ष में बना है ये जो है पूरा जो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट में भी है, और सारा जो वायरस की जितने भी कंपोनेंट है सबके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाता है। तो उसमें ये होता है कि कुछ वैक्सीन में बुखार ज्यादा आता है, कुछ में कम आता है। कुछ जो वैक्सीन हैं उसमें ये होता है कि आपका सिंगल शॉट होता है, कि उसमें डबल शॉट होता है, डबल डोज होती है। एक तो डोज का फर्क है। दूसरा जो ज्यादातर जो वैक्सीन है उनका मोर और लेस सेम ही साइड इफेक्ट है। एक सबसे कॉमन होता है कि आपको जब इंजेक्शन लगाया तो उसमें थोड़ा दर्द होता है, और थोड़ा सा आपको जोड़ों में दर्द होता है, वीकनेस आती है, सिर में दर्द होता है। कई बार ये होता है कि कुछ वैक्सीन से हमने देखा है कि लोगों को इनिशियली सोने में जैसे स्लीप थोड़ी सी कम हो जाती है। जी। और जो फीवर है वो यूनिवर्सल है, सभी वैक्सीन के बाद हल्का बुखार आता है, सभी वैक्सीन के बाद हल्का जोड़ों में दर्द होता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि 90% जो साइड इफेक्ट है सारे वैक्सीन के सेम है। एक दो वैक्सीन का जैसे मैंने बताया कि जैसे मॉडर्ना का है, फाइजर का है, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ही डिफरेंट है, तो उसमें थोड़ा सा अंतर रहता है। ओके, शुक्रिया। सो प्रभात कुमार जी का यही सवाल था और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको उनका जवाब मिल गया था। उन्होंने जवाब मिल गया होगा। उन्होंने हमसे यही पूछा था कि वैक्सीन लेने के बाद बुखार आने का क्या मतलब है। डॉक्टर कुमार ने इस सवाल का जवाब आपको दिया। बुखार आना एक अच्छा संकेत है। बुखार आना इज ए गुड साइन। बुखार आने का मतलब है कि आपको निश्चित रूप से एंटीबॉडी बनेगी। ओके, सो प्रभात कुमार जी, आप वैक्सीन में एक सामान्य इम्यूनोलॉजिकल प्रक्रिया है। ओके, सो प्रभात कुमार जी, आया तो वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा सक्सेस होगी। सो प्रभात कुमार जी, आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि वैक्सीन लेने के बाद अगर बुखार आता है तो ये 100% गारंटी है कि आपके बॉडी ने उस वैक्सीन के बाद एक एंटीबॉडी का निर्माण कर लिया है। आपको इस लक्षण से डरने की जरूरत नहीं है। संकेत मिश्रा जी का एक छोटा सवाल है कि बुजुर्गों के लिए जो ये वैक्सीन है, जो उपलब्ध वैक्सीन है, वो कितना कारगर और कितना उपयोगी है? देखिए, वो व्यक्ति जिनका उम्र 60 या 65 साल से ज्यादा है और जिसको कोई लंबी बीमारी नहीं है, जैसे कि कैंसर या ट्यूबरकुलोसिस या डायबिटीज, तो उनमें जो सक्सेस रेट है वो देखा गया है। जो स्टडी हमारे पास जो डाटा है, आईसीएमआर का डाटा है और एम्स का जो स्टडी है, जो कि 22,000 से ज्यादा लोगों का डाटा है जी। और अभी तो लाखों लोगों ने वैक्सीन लगाई है जो 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं। और हमारे खुद के सेंटर में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में लोकनायक हॉस्पिटल में हमने करीब 15,000 डोजेज दी हैं। उसके बाद हमने देखा है कि कुछ लोगों को हमने रैंडम एंटीबॉडी टेस्ट भी किया, तो जो सक्सेस रेट है वही 70 से 80% लोगों में बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट देखने को मिला है। और कोई ओल्ड एज में कोई साइड इफेक्ट या दुष्परिणाम हमें देखने को नहीं मिले। हाँ, एक दो लोगों का बीपी जरूर थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ, ऊपर नीचे हुआ। तो जैसे कुछ लोगों ने बीपी की दवाई नहीं खाई, जब वैक्सीन लेने आए तो दवाई मिस कर दी उन्होंने, तो इस वजह से भी कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर शूट अप किया। अदरवाइज जो सेफ्टी एंड एफिकेसी इज वेरी गुड इन द एल्डरली पॉपुलेशन। ओके, सो बिल्कुल, सो बुजुर्गों के लिए आई थिंक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। बुजुर्गों के लिए भी ये वैक्सीन उतनी ही कारगर और उतनी ही प्रभावी है जैसा कि अन्य लोग। मीडिया साक्षरता अभियान
कोरोना और वैक्सीन